नमस्कार। पूर्व गुप्तकालीन शिल्प एवं व्यवसाय पर आज हम बात करेंगे। मौर्योत्तर एवं पूर्व गुप्त युग से हमारा तात्पर्य मौर्य साम्राज्य के पतन और गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष के मध्य 500 वर्षों से है। इस युग को शुंग सातवाहन कुषाण काल भी कहा जाता है, जो 200 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी के मध्य का काल है। लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य का जो काल है उसको शुंग सातवाहन कुषाण काल के नाम से भी जाना जाता है, या इतिहास में हम पूर्व गुप्त काल भी उसको बोलते हैं। वर्तमान में 19वीं 20वीं शताब्दी में नवीन खोजों, विशेष रूप से पुरातात्विक साक्ष्यों से ये जानकारी मिलती है कि मौर्योत्तर युग आर्थिक संपन्नता का युग था। यह युग कुछ हद तक राजनीतिक अस्थिरता का युग भी रहा। इस युग में यद्यपि मौर्यकालीन राजनीतिक अखंडता, एक सूत्रता की कमी रही, परंतु भारत ने अभूतपूर्व आर्थिक उन्नति की, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह युग अप्रत्याशित समृद्धि का परिचायक है। इस युग में व्यापार एक ऐसा तत्व था जिसने संपूर्ण काल को सातत्य प्रदान किया। इस युग में वैदेशिक व्यापार, वाणिज्य एवं श्रेणियों की मजबूती ने आर्थिक प्रगति में उल्लेखनीय योगदान दिया। लौह तकनीक के विकास और कृषि के विस्तार ने अनेक उद्योगों और शिल्पों को विकसित स्थिति में ला खड़ा किया। साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों से जानकारी मिलती है कि इस युग में चहुमुखी विकास हुआ। इस युग की एक मुख्य विशेषता मौद्रिक अर्थव्यवस्था का जबरदस्त विकास है, मुद्रा का प्रचलन। दूसरी बड़ी विशेषता भारत का रोम के साथ फलता फूलता व्यापार। तीसरी बड़ी विशेषता नगरीकरण अर्थात नगरों का तेजी से विकास। और चौथी विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि भारत के अनेक बंदरगाहों की सशक्त एवं सक्रिय स्थिति। और पांचवी विशेषता के रूप में दक्षिणी पूर्वी एशियाई द्वीपों से भारत के घनिष्ठ संबंधों का होना, ये भारत को एक आर्थिक मजबूती के साथ साथ में विकसित अवस्था में खड़ा करते हुए दिखाई देते हैं। शिल्प एवं व्यवसाय 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक भारत में शकों, कुषाणों और सातवाहनों का तथा प्रथम तमिल राज्यों का युग शिल्प और व्यवसाय के इतिहास में चरम उत्कर्ष का काल है। इस काल में शिल्प और व्यवसाय का विलक्षण विकास हुआ। कुषाणकालीन साहित्यिक स्रोतों यथा मिलिंदपन्नु, महावस्तु, दिव्यावदान, अवदान शतक, अंगविद्या में अनेक शिल्पियों, व्यवसायियों एवं संघों का वर्णन मिलता है। मिलिंदपन्नु में करीब 75 व्यवसायियों का उल्लेख है। जातकों में जहाँ सिर्फ 18 व्यवसायी संघों का उल्लेख मिलता है, वहीं महावस्तु में 36 व्यवसायी संघों का उल्लेख मिलता है हमें। मनु, याज्ञवल्क्य और विष्णु स्मृतियों में भी विभिन्न वर्णों
के लिए व्यवसायों एवं उद्योगों का वर्णन मिलता है। साहित्यिक एवं अभिलेखी स्रोतों में वर्णित व्यवसायी एवं शिल्पी कई प्रकार के थे, यथा कुंभकार, लोहार, बढ़ई, हाथीदांत का सामान बेचने वाले बनाने वाले, विदूषक, लेखक, नाई इत्यादि। तक्षशिला, पुष्कलावती, मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, चिरांद, वैशाली आदि कुषाणकालीन स्थलों के उत्खनन से बड़ी संख्या में मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, धातु के सामान, हाथीदांत और शीशे के सामान प्राप्त हुए हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि शिल्प एवं उद्योग उस काल में विकसित अवस्था में था। इस काल के कुछ प्रसिद्ध उद्योग और व्यवसाय जो थे उनमें वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, हाथीदांत उद्योग, रत्न एवं गुरैया, गुरैया का मतलब मनके से है, रत्न एवं गुरैया उद्योग, मनका उद्योग। इन उद्योगों को सामान्यतः ऐसी जगह स्थापित किया जाता था जहां पर इनके लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल सरलता से उपलब्ध हो। ऐसी जगह स्थापित किया जाता था कारखानों को जहां पर कच्चा माल आसानी से और सुविधाजनक तरीके से मिल सके। सबसे पहले हम वस्त्र उद्योग को लेते हैं। प्राचीन काल में भारत वस्त्र उद्योग में अग्रणी देशों की श्रेणी में आता था। रुई, रेशम, लिनन, पटसन, ऊन आदि वस्त्र के मुख्य रेशे थे। इनमें रेशम तथा सूती वस्त्र की बड़ी प्रसिद्धि रही है। सूती वस्त्र उद्योग में कई केंद्र स्थापित थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बंगाल का सूती वस्त्रों के केंद्र के रूप में उल्लेख आया है। इसी प्रकार पेरिप्लस ने भी बंगाल की मलमल का उल्लेख किया है। महाभारत, मिलिंदपन्हु, दिव्यावधान आदि से ज्ञात होता है कि बंगाल, काशी, अप्रांत, चोल तथा पांडे देश सूती वस्त्रों के केंद्र के रूप में विख्यात थे। दक्षिणी भारत में तंजौर का मलमल प्रसिद्ध था और ये मलमल सर्प कैंचुली की जैसे बारीक होती थी। रोमन मलमल को बूनी हवा का जाला कहते थे। दक्षिण का चोल राज्य उस काल में मलमल का प्रसिद्ध केंद्र था। भड़ोच एवं काठियावाड़ साधारण सूती वस्त्रों के केंद्र थे। रेशम वस्त्र उद्योग का विकास भी इस युग में बहुत तेजी से हुआ। पाणिनि ने रेशमी वस्त्रों को कोस्य की संज्ञा दी है। रेशम के लिए तत्कालीन साहित्य में विविध नाम आए हैं। कीटज वस्त्र तथा दुकूल का उल्लेख संस्कृत साहित्य में अनेक स्थलों पर मिलता है। संभवतः रेशम के साथ साथ सूती वस्त्रों का भी निर्यात किया जाता था। कुछ दस्तकार अपने सहयोगियों के साथ स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे तथा अन्य शिल्पी संघ में संगठित थे। धातु उद्योग। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भारत के धातु उद्योग के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है।
पेरिप्लस में भारत के लौह उद्योग को काफ़ी उन्नत बताया गया है। मगध में लौह धातु बड़ी मात्रा में उपलब्ध थी, उसे बाहर भेजा जाता था और मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में लौह उद्योग का बहुत बड़ा हाथ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोहे का प्रयोग हथियारों के साथ साथ अन्य कार्यों में भी किया जाने लगा, यातायात के साधनों के रूप में। लोहे के अतिरिक्त भारत में अन्य धातुओं का प्राय अभाव सा दिखाई देता है। प्लिनी लिखता है कि भारत में कांसा तथा सीसा बाहर से आयात किया जाता था। तांबा राजस्थान के अतिरिक्त दक्कन और हिमालय की तलहटियों से मंगाया जाता था। सोने की मात्रा भी इस युग में कम थी। कुछ पूर्वी प्रदेशों में सोने के स्रोत थे। दक्षिणी भारत के मालाबार क्षेत्र में सोना पाया जाता था। भारत में स्वर्ण रजत के आभूषण बनाए जाने के प्राचीन साहित्य में बहुत उल्लेख मिले हैं। मिलन पन्हो और रामायण में स्वर्णाभूषण बनाने वाले स्वर्णकारों का उल्लेख आता है। चरक संहिता तथा सुश्रुत संहिता में सोने चांदी के बर्तनों के उपयोग का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त पुरातात्विक उत्खननों में तक्षशिला, भीटा आदि स्थानों से स्वर्ण रजत के आभूषणों की प्राप्ति हुई है। इस युग में भारत में सोना बहुत कम मात्रा में होता था और ये विदेशों से आयातित था। हाथीदांत उद्योग। पेरिप्लस में हाथीदांत से बनी कंघियों, बालों में लगाई जाने वाली पिनों, तलवारों की मूठ आदि का उल्लेख हुआ है। तलवारों की कलात्मक मूठ बनाने में हाथीदांत का उपयोग होता था। भीटा से प्राप्त मोहरों में हाथीदांत की मोहर भी शामिल है। इथोपिया से हाथीदांत के आयात किए जाने की जानकारी प्राप्त होती है। भड़ों से हाथीदांत की बनी वस्तुओं का निर्यात होता था। रतन एवं गुरैया उद्योग। ईस्वी सन की आरंभिक शताब्दियों में भारत से निर्यात हो रहे रत्नों एवं मोतियों की मांग रोमन साम्राज्य में बहुतायत से थी। इससे भारत का रत्न उद्योग काफ़ी विकसित हुआ। प्लिनी भारत में पाए जाने वाले बहुमूल्य रत्नों की एक लंबी सूची देता है। इसमें पन्ना, गोमेद, कार्नेलियन, कार्बलकल, उत्पल, ओनिक्स, सार्डोनिक्स, एमथिस्टिस्ट, हियासिंथ इत्यादि प्रमुख थे। भारत में मोती निकालने के 4 बड़े केंद्रों का उल्लेख पेरिप्लस ने किया है। ये थे पांड्य राज्य की ताम्रपनी नदी के मुहाने के निकट कोरके, मन्नार की खाड़ी, पाकजल डमरू मध्य और बंगाल। टालमी ने पोनाटा का उल्लेख पन्ना मिलने के स्थान के रूप में किया है। संभवतः कोयम्बटूर जिले में रहा होगा। मालाबार के बंदरगाहों से पन्ना रोम को निर्यात किया जाता था। इस प्रकार के हमें जानकारी मिलती है। गोमेद तथा कार्नेलियन रतन दक्षिणी भारत से निर्यात किए जाते थे। तक्षशिला की खुदाई में धारीदार गोमेद, याकूत, स्फटिक, एमथिस्ट, एक्वामेरिन आदि प्राप्त हुए हैं। वात्स्यायन ने कामसूत्र में रत्न परीक्षा को 64 कलाओं में स्थान दिया है, जो उसकी महत्ता को प्रदर्शित करता है। श्रेणियां, संगठन एवं स्वरूप। उद्योग तथा व्यापार के विकास ने समुचित उत्पादन एवं वितरण की समस्या खड़ी कर दी थी।
तत्कालीन समय में। इसके समाधान के लिए कारीगरों, शिल्पियों और व्यापारियों ने संघ या संगठन पर बल दिया। व्यापार की प्रगति एवं विस्तार में श्रेणियों का अत्यधिक महत्व हो गया। श्रेणी का मतलब यहाँ संगठन से है। समकालीन बौद्ध साहित्य के अध्ययन से हमें श्रेणियों के संगठन, कार्यों एवं महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। महावस्तु में कपिलवस्तु के शिल्पियों, उद्यमियों एवं व्यापारियों की श्रेणियों की एक लंबी सूची दी गई है, जो इस प्रकार से है। 24 श्रेणियों की सूची है ये, जिसमें सुनार, चादर बेचने वाले, शंखा काम करने वाले, हाथी दांत का कार्य करने वाले, मनिहारे, पत्थर का काम करने वाले, इत्र विक्रेता, रेशमी तथा ऊनी कपड़ों के विक्रेता, घी विक्रेता, गुड़ विक्रेता, पानी विक्रेता, कपास विक्रेता, दही विक्रेता, खांड विक्रेता, लड्डू विक्रेता, हलवाई, आटा बनाने वाले, सत्तू बनाने वाले, फल विक्रेता, सुगंधित चूर्ण व तेल विक्रेता, गुड़ निर्माता, शक्कर विक्रेता, कंदमूल विक्रेता और लास्ट में शराब विक्रेता। ऐसे 24 प्रकार के व्यापार की जानकारी हमें मिलती है। समकालीन अभिलेखों में अनेक श्रेणियों का उल्लेख मिलता है, जैसे धानिक अर्थात अनाज के व्यापारी, कुलरिक कुम्हार, कोलिक वस्त्र बुनने वाले, गांधिक सुगंधित वस्तुओं के व्यापारी आदि। इन श्रेणियों के अतिरिक्त कुछ अन्य उद्योगों से संबंध वर्गों को शिल्पायतन कहते थे। इनमें लोहार, तांबा पीटने वाले, ठठेरे, पीतल बनाने वाले, रांगे के कारीगर, शीशे का काम करने वाले मुख्य थे। अन्य शिल्पियों में कुम्हार, पुरिमकार अर्थात गद्दियां भरने वाले, रंगरेज, सुईकार, चरमकार, नाविक, कुएं खोदने वाले, लकड़ी तथा बांस का व्यापार करने वाले आदि का उल्लेख मिलता है। श्रेणियां अब माल के उत्पादन एवं उस पर नियंत्रण में महत्वपूर्ण बन गई थी। बढ़ती हुई मांग के अनुरूप शिल्पी उपर्युक्त श्रेणियों से जुड़ते गए, क्योंकि इन समर्थ बड़ी श्रेणियों से व्यक्तिगत रूप से प्रतिस्पर्धा कर पाना उनके लिए दुष्कर था। प्रारंभिक पाली ग्रंथों में श्रेष्ठी शब्द व्यापारियों की श्रेणियों के अध्यक्ष के अर्थ में किया गया था। प्रमुख एवं ज्येष्ठक भी अध्यक्ष के लिए कहीं कहीं प्रयुक्त हुआ। श्रेणियों एवं श्रमिकों से राज्य को जो आय प्राप्त होती थी, उसकी गणना राज्य के महत्वपूर्ण आय स्रोत के रूप में की गई है। निगमों एवं श्रेणियों के लिए नगर योजना में स्थान सुरक्षित रखे जाते थे। कौटिल्य ने श्रेणी बल का उल्लेख किया है, जो श्रेणियों द्वारा सुरक्षित सैनिक रखे जाने का प्रमाण है। श्रेणियों को जहां वे कार्य करती थी अपना पंजीकरण करवाना होता था और क्षेत्र परिवर्तन के लिए स्थानीय राजकीय अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ती थी। इस काल में बढ़ते व्यापार के साथ श्रेणियों का आकार भी बढ़ता गया। व्यवसाय पैतृक या जातिगत होने के कारण श्रेणियों को सदस्यों की संख्या की चिंता नहीं होती थी। श्रेणियों की वैधानिक स्थिति। श्रेणी धर्म अर्थात श्रेणियों के नियमों की पालना की जाती थी, उनको राज्य सरकारों के द्वारा मान्यता दी जाती थी और श्रेणियों का धर्म का पालन नहीं करने पर राज्य की तरफ से दंड देने की व्यवस्था भी थी। श्रेणियों के नियमों का उल्लंघन या समझौतों का उल्लंघन करने वाले की संपत्ति जब्त करने, उसको देश निकाला देने की व्यवस्था थी।
श्रेणियां स्वयं अपने लिए नियम बनाती थी और उनका पूरा सम्मान किया जाता था राज्य के द्वारा। राजा भी उनके नियमों के विपरीत कोई कानून नहीं बनाता था। श्रेणियों के कार्यों की अगर हम बात करें तो इनका कार्य मुख्य रूप से व्यवसाय से संबंधित वस्तु के उत्पादन एवं वितरण, व्यापार का कार्य करती थी। दो काम थे श्रेणियों का, एक उत्पादन करना वस्तु का और दूसरा उसका व्यापार करना, वितरण करना। इसके अतिरिक्त श्रेणियां बैंकों का कार्य भी करती थी। वो हमें अभिलेखों में, अनेक अभिलेखों से इस बात की जानकारी मिलती है कि श्रेणियों के पास विशिष्ट प्रयोजन की पूर्ति हेतु धन जमा करवाया जाता था, जिसके एवज में उनको ब्याज मिलता था। नासिक की गुहा संख्या 10 में उत्कीर्ण एक लेख में नेपाल के प्रांतीय शासक उषव दत्त द्वारा इस क्षेत्र के भिक्षुओं के वस्त्र आदि एवं भोजन व्यय हेतु 3000 काशार्पण कौलिक निकाय जुलाओं की श्रेणी के पास 12% ब्याज की दर पर जमा करवाए गए थे। लोगों को श्रेणियों की ईमानदारी एवं स्थिरता पर विश्वास था। तैयार माल की गुणवत्ता का निर्धारण एवं मूल्य तय करने का कार्य भी श्रेणियां स्वयं करती थी, ताकि शिल्पियों के हितों के साथ ही उपभोक्ताओं को भी उस उत्तम गुणवत्तापूर्ण वस्तु उचित मूल्य पर प्राप्त हो सके। सदस्यों के व्यवहार पर भी श्रेणियां श्रेणी न्यायाधिकरण के द्वारा नियंत्रण रखती थी। श्रेणियां अपने सदस्यों के निजी जीवन में भी दखल देती थी। विनय पिटक से ज्ञात होता है कि श्रेणियां अपने सदस्यों एवं उनकी पत्नियों के बीच कुछ परिस्थितियों में मध्यस्थता कर सकती थी। श्रेणियां इस काल में आर्थिक दृष्टि से काफी सशक्त थी, अतः वे स्वयं भी धर्मार्थ दान आदि देती थी। उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि विदिशा की हस्तदंत शिल्पियों की एक श्रेणी ने सांची के स्तूप की परिवेष्टनियों एवं तोरण द्वारों पर शिल्पांकन करवाया। धन्यवाद। 22 मिनट की बना।